दोस्तों आज हम लोग देखेंगे द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 4 टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे पहला कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क एज पर MOU विथ क्लाइंट, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क विथ कॉन्ट्रैक्टर, साथ में हम लोग देखेंगे माइलस्टोन टू बी अचीव बाय कॉन्ट्रैक्टर एज पर द GCC, CPM पार्ट क्या है, टाइम शेड्यूल एंड प्रोग्रेस क्या है, हिंड्रेंस रजिस्टर क्या होता है, उसको कब से मेंटेन करना होता है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और क्यों मेंटेन किया जाता है हिंड्रेंस रजिस्टर, एक्सटेंशन ऑफ टाइम क्या है जिसको हम लोग EOT बोलते हैं, उसके लिए प्रोसेस क्या है, क्या क्या प्रोसीड्यूर है, कैसे उसको कॉन्ट्रैक्टर जो है क्लेम कर सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टर क्लेम नहीं करता है तब इंजीनियर इंचार्ज को क्या करना चाहिए, कैसे उसको EOT दिया जाएगा, किस बेसिस से दिया जाएगा, और उसके साथ हम लोग देखेंगे कॉम्पनसेशन फॉर डिले क्या है, ये किसके ऊपर इम्पोज होता है, क्यों होता है, तो ये देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे द प्रोसेस एडॉप्टेड एट साइट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट का लेक्चर नंबर 4 टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जो आज तक हम देखे हैं इस सेशन में, उसमें था ड्यूटीज ऑफ साइट इंचार्ज का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के दौरान क्या क्या ड्यूटीज है। उसके बाद हम लोग देखे थे ड्यूटीज ऑफ यूनिट इंचार्ज का क्या क्या ड्यूटीज है, उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट वो आपका कैसे होता है। तो पहला था आपका द लेटर ऑफ अवार्ड, फिर था आपका EPC कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्टेट पेमेंट शेड्यूल, फिर आपको प्रीफर करना है स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, फिर शेड्यूल ऑफ फिनिशेज, उसके बाद था आपको डिजाइन बेसिस रिपोर्ट, फिर ड्राइंग, 8 नंबर में था द जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद CPWD मोड स्पेसिफिकेशन, रेलिवेंट BIS कोड, और दो से अधिक क्लॉज है तो उसमें आपको लेटर जो कंसिडरेशन होगा वो आपका बेस्ट माना जाएगा। उसके बाद है साइट मोबाइलाइजेशन में हम लोग देखे थे कंस्ट्रक्शन स्टेज में था कि सबसे पहले LOI इशू होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को किक ऑफ मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा, उसमें वो सबमिट करेंगे CPM और PERT थ्रू, जो आपका कंप्लीशन प्रोग्राम होगा CPM और PERT थ्रू पार्ट में ही मेंशन रहेगा उसमें। फिर जो एग्रीमेंट है वो LOI इशू होने के 30 दिन के अंदर ही साइन करवा लेना है, और सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है जैसे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, लेबर लाइसेंस, वर्कमैन कंपनसेशन पॉलिसी, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट भी सबमिट करेंगे, और साइट ऑफिस, स्टोर, सीमेंट गोदाम, लेबर अपार्टमेंट ये सब बनाएंगे, साइट लेबोरेटरी भी एस्टेब्लिश करेंगे। और उसके साथ था कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो चेक किया जाएगा साइट इंचार्ज यूनिट इंचार्ज के द्वारा, उसमें था परफॉर्मेंस बैंक गारंटी, 15 डेज के अंदर जो है आपको सबमिट करना है कॉन्ट्रैक्टर को LOI इशू होने के बाद। अगर सबमिट नहीं करते हैं तो उस केस में जो है एक एक्सटेंशन पीरियड भी उनको दिया जाएगा, उसके बाद भी नहीं करेंगे तो उसका EMD जो है विड्रॉ कर लिया जाएगा और कॉन्ट्रैक्टर का EMD को फॉरफिटेड कर दिया जाएगा। PVG 5% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का होगा, उसका वैलिडिटी कंप्लीशन पीरियड के 60 डेज प्लस होना चाहिए। PVG तब रिलीज किया जाएगा जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुली हैंडेड ओवर टू क्लाइंट। उसके बाद था कार पॉलिसी, उसके बाद था वर्कमैन कॉम्पनसेशन पॉलिसी, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसको करना है। उसके बाद था मैंडेटरी अप्रूवल जो लेना है बिफोर स्टार्टिंग ऑफ वर्क, उसमें था बिल्डिंग सेक्शन प्लान फ्रॉम लोकल अथॉरिटी, फिर था एनवायरमेंटल क्लियरेंस, उसके बाद था प्रीलिमिनरी NOC, आपका पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से कॉन्सेप्ट लेना है एस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉर द बैचिंग प्लान, अप्रूवल फ्रॉम द अर्बन आर्ट कमिशन, परमिशन लेना है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो इसके सर्कमस्टेंसेज में आ रहा है तो, NOC वाटर सप्लाई से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, उसके बाद आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अगर एप्लीकेबल है तो, अगर फिर उसके बाद मेट्रो डिपार्टमेंट से अगर प्रोजेक्ट फॉल्स है विद इन द इन्फ्लुएंस जोन। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग है वो 6 स्टेज में डिवाइड है। पहला है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका है, टाइम मैनेजमेंट आज हम लोग देखेंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग देखे थे सेम जैसा कि टेक ऑफ मीटिंग लिया जाएगा, किक ऑफ मीटिंग के बाद जो है वेंडर PMC के साथ जो है 10 डेज के बाद जो है LOI इशू होगा, माइलस्टोन डिस्कस किया जाएगा, कंप्लीशन शेड्यूल लिया जाएगा, वर्क मोबिलाइजेशन और एग्जीक्यूशन मेथोडोलॉजी लिया जाएगा, थ्रू आउट स्टडी किया जाएगा, क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट का, एग्रीमेंट कंसल्टेंट के साथ क्या है, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ क्या है, CPWD मैनुअल, बॉक्स मैनुअल, क्वालिटी मैनुअल, CPWD सेफ्टी मैनुअल का जो है रो करना है। फिर स्टडी BOQ का किया जाएगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का, और आपको जो लेटेस्ट CPWD स्पेसिफिकेशन है वो फॉलो करना है। फिर वर्क ब्रेकडाउन जो स्ट्रक्चर है सभी मेजर आइटम वर्क के लिए बनाया जाएगा। फिर कॉन्क्रीट में डिजाइन लिया जाएगा जो आपको किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट जो है जैसे NIT IIT और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और NABL से ले सकते हैं। उसके बाद है कंप्लीटिंग बैरिकेटिंग करेंगे साइट ऑफिस का, क्लाइंट ऑफिस का, एजेंसी का, उसके बाद सीमेंट गोदाम का, अदर स्टोरेज, लेबर अटमेंट, पैचिंग प्लान,
स्टोरेज फैसिलिटीज में जैसे सेंड है, एग्रीगेट है, मोबिलाइजेशन करेंगे प्लांट और मशीनरीज का। उसके बाद वीकली मीटिंग लेना है, वीकली मीटिंग के साथ वेंडर के साथ, और मंथली मीटिंग जोनल लेवल में किया जाएगा। जो भी बोटलनेक है उसको जितना जल्दी हो रिमूव किया जाएगा। पीरियोडिक मीटिंग क्लाइंट के साथ रहना चाहिए, जो नेसेसरी डिसीजन है वो ऑब्टेन करने के लिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना के रखना है क्लाइंट के साथ ताकि रिसॉल्व हो जो भी इश्यू है साइट का। प्रोजेक्ट का मॉनिटरिंग, क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी, रिसोर्स मैनेजमेंट आप मार्केट में अवेलेबल ऐप के थ्रू और फिर सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद था कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट में हम लोग देखे थे कि स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक क्या है। उसके बाद हम लोग देखे थे एक्स्ट्रा आइटम के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा। उसके साथ था कि एक्स्ट्रा आइटम क्या है। एक्स्ट्रा आइटम वो है जो आपका ओरिजिनल टेंडर वैल्यू में मेंशन नहीं है, बिल्कुल ही प्योरली न्यू और डिप्लोम्ड आइटम होते हैं जो टेंडर में अवेलेबल नहीं है। सब्स्टिट्यूट आइटम वो होता है जो अवेलेबल बीओपी में रहता है लेकिन उसका स्पेसिफिकेशन चेंज हो रहा है या फिर मॉडिफाई हो रहा है या उसके हायर ग्रेड का स्पेसिफिकेशन यूज कर रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट आइटम होगा। प्रोसीड्यूर था कि प्रोविजन क्या है बिलिंग का, तो 75% बिल कैसे रिलीज कर सकते हैं। पहला 75% बिल रिलीज होगा बिल सबमिशन के बाद 3 to 5 वर्किंग डेज में, और रिमेनिंग बिल जो है 15 डेज के अंदर आपको करना है। उसके बाद था जो अगर ऐसा कोई एक्स्ट्रा आइटम है, डेविएटेड आइटम है या फिर सब्स्टिट्यूट आइटम है तो उसको आपको जस्टिफिकेशन लेना है। आप उस इसको क्लाइंट के थ्रू लेना है और रीजन के साथ लेना है कि क्यों बीओपी में इंक्लूड नहीं था और अभी हम लोग जो इंक्लूड कर रहे हैं उसका आप अप्रूवल दीजिए। जब रेट एनालिसिस एक बार चेक हो जाएगा फिर आप अप्रूवल के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे सकते हैं। एक नोट साइट इंजीनियर को देना है जो जिसको थोड़ा चेक करेंगे साइट इंचार्ज और यूनिट इंचार्ज, और फिर अप्रूवल के लिए देंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। उसके बाद था कि एक बार अगर एक्स्ट्रा आइटम अप्रूवल हो जाता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से तो स्कैन और अपलोड किया जाएगा ईआरपी में। ईआरपी अपलोड होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट रेज कर सकता है बिल, और सेम जो है वो चेक किया जाएगा साइट इंचार्ज यूनिट इंचार्ज के द्वारा। फिर फाइनेंस से उसको फॉरवर्ड करेंगे, जोनल इंचार्ज को पेमेंट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। टाइम मैनेजमेंट में देखेंगे कि मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क एज पर एमओयू और एमओए विद द क्लाइंट। द माइलस्टोन एंड कंडीशन एज लेड डाउन इन द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को हम लोग एमओयू बोलते हैं, विद द क्लाइंट नीड टू बी मॉनिटर। जो भी माइलस्टोन कंडीशन है जो आपके एमओयू में मेंशन किया गया है क्लाइंट के साथ उसको हम लोग को मॉनिटर करना है। ऑल्दो जनरली द टेंडर कॉल ऑल द वर्क इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल माइलस्टोन विद द क्लाइंट इन द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट साइन विद द कॉन्ट्रैक्टर। जितने भी आपका जनरली टेंडर में दिया गया है वो सारा इंक्लूसिव होता है माइलस्टोन क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, वही साइन होगा कॉन्ट्रैक्टर के साथ। बी में है मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ वर्क विद कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है प्रोग्रेस ऑफ वर्क का मॉनिटरिंग, तो कॉन्ट्रैक्टर हैज टू कमेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड इन एलओए कॉन्ट्रैक्ट। एलओए कॉन्ट्रैक्ट में जो दिया गया है स्टिपुलेटेड टाइम वर्क डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वर्क का उसके विद इन काम को स्टार्ट करना है साइट पे। अगर कॉन्ट्रैक्टर कमिट डिफॉल्ट हो जाता है कमेंसिंग एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क एज एवर सेड देन द पीएमसी ईपीसी विदाउट प्रीड्यूस to any other right or remedy available in the law be at liberty to forbid the EMD and PVG absolutely। अगर वो काम नहीं स्टार्ट करते हैं within the stipulated date of commencement of work as laid down in the LOA then the EMD and the PVG will be forfeited। Milestone to be achieved by the contractor as per आपका जो GCC clause है। The critical milestone to be achieved during the execution of contract within overall stipulated completion period। critical milestone है उसको अचीव करना है during execution within overall stipulated completion period के पहले। And amount to be withheld in case of non achievement of the same। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो जो माइलस्टोन नहीं अचीव कर पाया उसका जो है अमाउंट विथहेल्ड हो जाएगा। उसका फॉर्मेट है माइलस्टोन टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर रहेगा, नेम ऑफ एक्टिविटी या आइटम ऑफ वर्क रहेगा, कंप्लीशन डेट रहेगा, टाइम रहेगा और अमाउंट कितना होल्ड कर रहे हैं। अगर नहीं अचीव कर पाया विद इन स्टिपुलेटेड टाइम में तो आप यहाँ एंट्री करेंगे। उसके बाद था सीपीएम पर चार्ट। सीपीएम पर चार्ट हैज टू बी सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। जब साइन हो रहे एग्रीमेंट का उसी टाइम में सीपीएम पर चार्ट जो है वो सबमिट करेंगे। एंड इफ इट इज इन ऑर्डर देन द सेम इज एक्सेप्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर वो ऑर्डर में है तो आप उसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक्सेप्टेड करवा लेना है। एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट इज मॉनिटर ऑन द बेसिस ऑफ दिस चार्ट। जो प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस है वो इसी चार्ट के ऊपर टोटली डिपेंड है जो स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन होता है। इसलिए उसी के बेसिस से जो है कॉन्ट्रैक्टर का मॉनिटरिंग करेंगे जो है डिजाइन ड्राइंग का क्या स्टेटस है, क्या टाइमलाइन था। मान लीजिए एक सिविल के डिजाइन ड्राइंग का किसी भी एक बिल्डिंग का वो दिया था 15 डेज में हम करेंगे, तो उसका डीपीआर बनाएगा, फिर उसका डिजाइन ड्राइंग बनेगा, जीएफसी ड्राइंग बनेगा, फिर स्ट्रक्चरल बनेगा, प्लम्बिंग बनेगा, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनेगा, मैकेनिकल ड्राइंग बनेगा। अगर वो उसमें फेल हो जाते हैं तो आप उसको
एक लेटर यूज करके ये जो है रिमाइंडर दे सकते हैं कि भाई जो आपका सीपीएम पार्ट में मेंशन जो टाइमलाइन है, जो बेसलाइन प्रोग्राम है वो फेल हो गया है, इसको फिर आप कैचअप कैसे करेंगे, तो उसको आपको रिवाइज कैचअप प्लान मांगना है। फिर है टाइम शेड्यूल एंड प्रोग्रेस। टाइम शेड्यूल allotted, time allotted for carrying out all the works as entered in the tender shall as mentioned in the memorandum which shall be revoked from the 10th day from the date on which the letter of award is issued to contractor। टाइम allot जो दिया गया है वर्क एजुकेशन के लिए, जो मेमोरेंडम में मेंशन है, वो आपको प्रत्येक महीने के 10th मतलब 10th डे फ्रॉम द डेट ऑफ ऑन विच द लेटर अवार्ड, लेटर जो अवार्ड किया गया उसके 10 दिन के अंदर जो है आपको किसी भी हाल में उसका जो है कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है ये करना है। फिर जो है टाइम शैल बी एसेंस एंड कॉन्ट्रैक्टर शैल इंश्योर द कंप्लीशन ऑफ इंटायर वर्क विद इन द स्टिपुलेटेड डेट ऑफ टाइम। कॉन्ट्रैक्टर को ये भी इंश्योर करना है कि जो काम दिया गया है, सपोज उस प्रोजेक्ट का टाइमलाइन आपका 3 इयर्स है, तो जो स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन है उस डेट के विद इन वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे। इफ रीजन ऑफ डिले आर एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्ट्रैक्टर नेसेसरी एक्शन शुड बी टेकन एज पर क्लॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर किसी कारणवश वो नहीं स्टिपुलेटेड डेट में कंप्लीट कर पाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर जो है क्लॉज में जो लेट डाउन है उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। देन है कि हिंडेंस रजिस्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट द हिंडेंस रजिस्टर शुड बी मेंटेन विदाउट फेल एज द एक्सटेंशन ऑफ टाइम इज गारंटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ उसी दिन से हिंडेंस रजिस्टर जो है साइट पे मेंटेन होना चाहिए बिना कोई फेल्योर का, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ टाइम इसी के बेसिस से उसको ग्रांट किया जाएगा। सैंपल फॉर्मेट जो है वो हम हिंडेंस रजिस्टर का उस चेकलिस्ट के साथ एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ अपलोड कर देंगे। एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कॉन्ट्रैक्टर may apply for the time extension of time in case of the following reason। दो रीजन में कॉन्ट्रैक्टर जो है यूटी अप्लाई कर सकता है। एक है अगर एक्स्ट्रा वर्क है या डेविएटेड वर्क है तब। दूसरा है डिले नॉट एट्रीब्यूटेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर, अगर डिले कॉन्ट्रैक्टर की वजह से नहीं हो रहा है तब। कॉन्ट्रैक्टर नीड टू अप्लाई फॉर यूटी 15 days प्रायर टू एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्टर को 15 दिन पहले, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के 15 दिन पहले ही यूटी के लिए अप्लाई कर देना है। उसका फॉर्मेट जो जीसीसी में दिया जाता है या वर्क मैनुअल में उसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर एसडीओपी में ग्रांट द ईओटी विथ और विदाउट लेवी ऑफ compensation for delay। If the contractor does not apply of EOT, the ESC may issue EOT based on the hindrance he consider valid। जीसीसी में जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग अगर वो नहीं देता है, नहीं सबमिट करता है, तो हिंड्रेंस के अकॉर्डिंग, हिंड्रेंस रजिस्टर के अकॉर्डिंग जो है उसका ईओटी जो है ईएससी से अप्रूव किया जा सकता है अगर उसका वैलिड रीजन है तो। कॉम्पनसेशन फॉर डिले, इफ द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू मेंटेन द रिक्वायर्ड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ जो भी क्लॉज मेंशन है जीसीसी में टू कंप्लीट द वर्क and clear the site or before the contract extended date of completion, he shall without prejudice to the right or remedy available under the law of PMC EPC agency on account of such breach pay as agreed compensation the amount calculated at the rates stipulated in contract plus GST as the engineer in charge whose decision is in writing shall be final and binding may decide on the amount of tender value of the work for the every completed day week as applicable subject to maximum 10% of contract। कॉम्पनसेशन जो होगा डिले का, वो जो इंजीनियर इंचार्ज है वो जो रिटेन में डिसीजन देंगे उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक डे का या प्रत्येक वीक का जो टेंडर में टर्म्स एंड कंडीशन क्लॉज में मेंशन रहेगा उसके बेसिस से हम लोग मैक्सिमम 10% का उनको कॉम्पनसेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन मिलेगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि जैसे ही इंजीनियर मिथिलेश कुमार यादव का नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।